शहर के बीचों बीच एक टैलेंटेड लेकिन मुश्किलात से घिरा पेंटर हुआन गु अपने दिन बगैर किसी पैसे के लोगों के स्केचेस पर मेहनत करते हुए गुजारता है। अपनी स्किल के बावजूद वो गरीबी के चक्कर से बाहर नहीं निकल सका है। एक दिन उसे एक अमीर कलाकार लेक्वाक अप्रोच करता है और उसे स्केच बनाने के लिए पैसे देता है, लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक बार का ही कमीशन नहीं है, बल्कि हुआन गु हमेशा से ही लेक्वाक के नाम से पेंटिंग करता रहा है। हजारों में बिकने वाले मास्टरपीसेस लेक्वाक की पेंटिंग्स नहीं थी, बल्कि वो हुआन गु की थी। इसके बावजूद कि हुआन गु की पेंटिंग से उसे एक मोटी रकम मिलती थी, लेकिन लेक्वाक उसे कमाई का एक छोटा हिस्सा ही देता था और उसका ये क्लेम था कि वो पैसा उसके फेम की वजह से मिलता है, न कि उसके आर्ट की वजह से। मायूस हुआन गु ने उस दिन का काम खत्म कर लिया था, लेकिन उसे अपनी पुरानी कार सड़क किनारे टूटी हुई मिलती है, इसलिए उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है, जो कि उसने कुछ और स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के साथ शेयर कर रखा था। अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड गुस्से में था क्योंकि हुआन गु ने 2 माह का रेंट नहीं दिया था। अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने ऊपर महसूस करते हुए हुआन गु आज मिलने वाले पैसों में से रेंट पे कर देता है। इसके बाद हुआन गु की मुलाकात जवार से होती है, जो कि लोकल आर्ट गैलरी का ऑनर था। हुआन गु बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पेंटिंग्स उसे दिखाता है, लेकिन उसने हुआन गु की पेंटिंग्स को ये कहकर वापस कर दिया कि उन्हें इसके कम पैसे मिलते हैं और उसकी पेंटिंग्स कभी भी अच्छी तरह से नहीं बिकी। जवार उसका मजाक उड़ाते हुए उसे टैलेंटलेस पेंटर करार देता है और उसके काम को अनअट्रैक्टिव कहता है, जो कि डिस्प्ले करने के काबिल नहीं था। इसी दौरान जवार लेक्वाक के काम की तारीफ करता है और उन्हें दुनिया की हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी के लिए शाहकार करार देता है। सितम जरीफी ये थी कि जवार जिस काम की तारीफ कर रहा था उसे असल में हुआन गु ने ही बनाया था, लेकिन हुआन गु, जो कि लेक्वाक के साथ अपने बिजनेस कनेक्शंस को बर्बाद नहीं करना चाहता था, वो चुप रहता है। तभी हुआन गु उस टाइम इंटरवीन करता है जब वो देखता है कि 2 गुंडे एक ब्लाइंड लड़की को हरेस कर रहे हैं। इस लड़ाई के बाद वो उस लड़की को अपने अपार्टमेंट ले आता है और वो लड़की शाओविंग ये समझ रही थी कि हुआन गु ने उन गुंडों को मारा है, हालांकि वो हुआन गु था जिसे मार पड़ी थी। अगले दिन हुआन गु शाओविंग को हाई हील्स का सरप्राइज देता है, जो कि वो हमेशा से लेना चाहती थी। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उसके चेहरे को रोशन करने के लिए काफी था। वो जब एक शांत रोमांटिक पल को एंजॉय कर रहे थे तो मिंगफा वहां आके रंग में भंग डाल देता है, जो कि हुआन गु का रूममेट और साथ ही कलाकार था। शाओविंग के जाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, जो कि उनके अलग अलग सपनों को जाहिर करती हैं। हुआन गु असल में एक ऐसा कलाकार बनना चाहता था जिसकी पूरी दुनिया में पहचान हो, जबकि दूसरी तरफ मिंगफा असल में अमीर होना चाहता था। जैसे ही सुबह होने लगती है तो दोनों दोस्त, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थे, वो बाहर ही सो जाते हैं, लेकिन हुआन गु की नींद अचानक खराब हो गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब उसने एलियन स्पेसशिप को अपने ऊपर मंडलाते हुए देखा, जिसमें से 3 एलियन नीचे आते हैं। लेकिन हुआन गु जब गलती से अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता है तो वो तीनों एलियंस अचानक से गायब हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन में उसने देखा कि कोई चीज स्पेसशिप से गिरी है, कोई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट जो कि पेंसिल की तरह लग रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो रात को होने वाले इंसिडेंट से अभी भी हिला हुआ था। उसने जब इसके बारे में मिंगफा को बताया तो वो ये सुनकर हैरान हो गया कि मिंगफा ने भी बिल्कुल वही चीज देखी थी। क्यूरियस हुआन गु ने वो पेंसिल उठाई और उसे अपनी पेंटिंग्स में यूज करने का फैसला किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एलियन पेंसिल से एक सेब बनाया और वो इस वजह से हैरान हो गया कि जो सेब उसने बनाया था वो असली सेब में बदल गया। वो मोहतात होकर उसकी एक बाइट लेता है। उसका टेस्ट काफी मीठा और स्वादिष्ट था, यानी वो वाकई में असली था। उस पेंसिल की पावर हुआन गु को काफी पुरजोश कर देती है। वो इसके बारे में मिंगफा को भी बताता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने एक गोल्ड बार बनाई, कुछ ऐसा जिसे पाने का मिंगफा ने हमेशा सपना देखा था। लेकिन जब ड्राइंग असलियत में नहीं बदलती तो हुआन गु गुस्से से वो स्केच फाड़ के नीचे फेंक देता है। पर गोल्ड बार, जो कि अब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदल चुकी थी, वो पेपर से निकलकर नीचे से गुजरने वाले एक आदमी के सर पे लगती है। ये देखकर वो दोनों मैजिकल पेंसिल की इन एबिलिटीज को सबसे छुपा कर रखने का फैसला करते हैं। उस अफरा तफरी के खौफ से जो कि इसकी वजह बन सकती थी, लेकिन उनका लालच बहुत मजबूत साबित हुआ, इसलिए वो एक
समझौता करते हैं कि वो इस पेंसिल को अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए शेयर करेंगे। कुछ टाइम के बाद हुआनगू ने एक घर का स्केच बनाया और वो ये देख के हैरान हो गए कि वो घर रियलिटी में बदल चुका है, जो कि उनके पुराने घर के बिल्कुल करीब था। इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी को देख के उनके नेबर्स भी काफी हैरान थे। जल्द ही पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही टेंशन बढ़ती है तो हुआनगू और मिंगफा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें डर था कि वो पकड़े जाएंगे। तभी हुआनगू को पेंसिल का एक हिडन बटन मिलता है, जिसकी हेल्प से वो उस घर का स्केच मिटा देता है, जिससे वो घर गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। मिंगफा ये सजेस्ट करता है कि उन्हें इस मैजिकल पेंसिल का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने लिए वो जीवन क्रिएट करना चाहिए जो कि उनका हमेशा से सपना था। एक अच्छी रकम को पाने की कई नाकाम कोशिशों के बावजूद वो आखिरकार 200 मिलियन युआन पेंट करने में कामयाब हो जाता है। वो दौलत जिसके लिए वो तरस रहे थे, बड़े गर्व के साथ वो लैंडलॉर्ड के ऑफिस में आते हैं और उनके सामने पैसों का ढेर चमक रहा था, जिसका कुछ हिस्सा वो किराएदारों के किराए पर खर्च करते हैं। यानी कि अगले 100 साल तक उन सभी किराएदारों के पास सुरक्षित घर होंगे, जिसकी वजह से बिल्डिंग में मौजूद बाकी आर्टिस्ट की नजरों में हुआनगू और मिंगफा की इज्जत काफी बढ़ जाती है और उनकी लग्जरी की नई लाइफ अभी स्टार्ट हो रही थी। इसी के साथ ही वो एक बड़े क्राउड के साथ लग्जरी गाड़ियां खरीदने आते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक शॉक से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसके बाद वो दोनों प्रॉपर्टी सेल सेंटर पे आते हैं। यहाँ उनका सामना लेकवाक से होता है, एक जाना माना कलाकार जिसने एक बार हुआनगू की इंसल्ट की थी। वो उनकी शाहाना नुमाइश देख के हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों सिर्फ अमीर होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन हुआनगू उसे गलत साबित करना चाहता था, इसलिए वो एक नहीं बल्कि दो विलास खरीद लेता है। लेकवाक ये देख के दंग रह जाता है जब वो खरीदे गए विलास के पैसे देते हैं। कुछ दिन बाद हुआनगू शाओविंग को अपने नए विला में इनवाइट करता है, जहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वहीं मिंगफा अपनी नई और खूबसूरत गर्लफ्रेंड टियान को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये एक परफेक्ट रात थी, इसलिए हुआनगू घुटने के बल बैठ के शाओविंग को प्रपोज करता है। लेकिन शाओविंग की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसने धीरे से उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और वहाँ से चली गई। इसलिए वो बाहर आके उससे पूछना चाहता था कि उसने उसे क्यों रिजेक्ट किया। शाओविंग उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उस जैसे कामयाब और अमीर इंसान के काबिल नहीं है, लेकिन हुआनगू उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं है। साथ ही वो उसे सारी सच्चाई भी बता देता है कि उसकी ये दौलत एक पेंटर की मैजिकल पावर से आई है। इस बात को प्रूव करने के लिए हुआनगू शाओविंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसे नॉर्मल आईसाइट देने का कहती है। अगले दिन वो अपना काम शुरू कर देता है और आंखों के एक जोड़े का स्केच बनाता है। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद वो उस पेंटर का मैजिक एक्टिवेट कर देता है। एक लम्हे के लिए शाओविंग गायब हो जाती है, जिससे हुआनगू पैनिक हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से सामने आती है। उसकी आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल थीं और उसकी आईसाइट भी रिस्टोर हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता है, अजीब घटनाएं सुर्खियां बनाने लगती हैं। एक एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान पुरस्कार तौर पे अपनी आईसाइट खो बैठी। इसके कुछ टाइम के बाद एक लोकल विला बिना किसी निशान के कहीं गायब हो गया और कुछ दिनों बाद उसी जगह वापस आ गया। और ये वही विला था जो कि हुआनगू ने एक बार पेंट किया था। एक और आदमी रिपोर्ट करता है कि उसकी लग्जरी कार उस टाइम कहीं गायब हो गई जब वो उसे ड्राइव कर रहा था और वो इस वजह से शॉक में था कि वो गाड़ी बिल्कुल मिंगफा की गाड़ी जैसी थी, जो कि पेंटर से बनाई गई थी। इसी अफरा तफरी में कैप्टन जेंगनान 200 मिलियन युआन के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, जो कि एक लोकल बैंक में से पुरस्कार तौर पर गायब हो गए थे। कई लोग हैरान थे, जबकि जेंगनान को यकीन था कि वो पैसा चोरी हुआ है। दूसरी तरफ हुआनगू और मिंगफा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और गर्म हवा के गुब्बारे में सैर कर रहे थे, जो कि पेंटर से उन्होंने बनाया था। उनकी दौलत और ताकत की पावर अब अनस्टॉपेबल लगती थी। कुछ दिन के बाद हुआनगू लोकल आर्ट गैलरी के ऑनर जाविर से मिलता है और 5 मिलियन युआन के बदले उसे उसका असिस्टेंट बनने की ऑफर करता है। असल में जाविर की एक्सपर्टीज को देखते हुए हुआनगू का मिशन ग्रैंड आर्ट एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने का था। दूसरी तरफ लेकवाक बेचैन था। जिस आदमी को उसने सिर्फ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के तौर पर मुस्तरद कर दिया था, वही हुआनगू किसी न किसी तरह एक पावरफुल इंसान में बदल चुका था। हुआनगू की किस्मत में तेजी से हो रहे बदलाव ने लेकवाक को हैरान कर दिया था। अचानक होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन पर विश्वास न कर पाने के कारण लेकवाक कैप्टन जेंगनान को कॉल करता है
और हुआनगू पर शक का इजहार करता है कि हो सकता है कि बैंक से चोरी होने वाले 200 मिलियन युआन के पीछे शायद वही हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हुआनगू का ग्रैंड आर्ट एग्जीबिशन शुरू हो जाता है। ये इवेंट जोशो खरोश से भरा हुआ था। यहाँ जेंग भी एक आम गेस्ट के रूप में आया था जो कि हुआनगू से बात करने लगता है। उनकी कन्वर्सेशन के बाद जेंग टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू कर देता है। वो पैसा जो कि हुआनगू ने अपने लग्जरी विला पे खर्च किया था वो बिल्कुल उतनी ही रकम थी जो कि बैंक से चोरी हुई थी। जल्द ही वहाँ टेंशन बढ़ने लगती है। जैसे ही एग्जीबिशन अपनी पीक पे पहुँचता है तो क्राउड हुआनगू और मेंगफा की अचानक गिरफ्तारी के कारण शॉक हो जाता है। इंटरोगेशन रूम में जेंग टाइम वेस्ट किए बिना उन दोनों से बैंक से चोरी हुए पैसे और लग्जरी कार के बारे में पूछता है। वो दोनों अपनी किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी दौलत का सोर्स पूछा जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। इंटरोगेशन के काफी प्रेशर के कारण वो दोनों सब कुछ सच बता देते हैं कि वो पेंटर को यूज करके अपनी ख्वाहिश की हर चीज को बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसे साबित करने के लिए वो फौरन से फेरारी को बुलाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो गाड़ी हकीकत में बदल जाती है। लेकिन अपराध से उन्हें जोड़ने वाला कोई सबूत न होने के कारण जेंग के पास उन्हें छोड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी जेंग को एक बुरी खबर मिलती है कि एक लोकल डीलर की फेरारी कहीं गायब हो गई है। इसी वजह से जेंग और उसकी टीम हुआनगू के घर की मॉनिटरिंग शुरू कर देती है। इधर हुआनगू को बैंक से चोरी होने वाले पैसे की न्यूज दिखाई देती है और उस एक्ट्रेस के केस का भी पता चलता है जिसकी अचानक से आईसाइट खो गई थी। वो जब इस पजल के टुकड़ों को जोड़ता है तो उसे रियलिटी का पता चलता है और पेंटर की असल पावर सामने आती है, जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना नहीं था बल्कि उन्हें टेलीपोर्ट करना था। पेंटर से बनाई गई हर चीज ऐसे ही नहीं मटेरियलाइज हो रही थी बल्कि उसे उसकी असल लोकेशन से खींचा जा रहा था और टेलीपोर्ट करके उस जगह ले जाया जा रहा था जहाँ वो खड़ा था। कुछ टाइम के बाद सिया हुआनगू के घर आती है, जो कि असल में हुआनगू की एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब लेकवाक के साथ रिलेशनशिप में थी। यहाँ वो ये बात रिवील करती है कि उसने लेकवाक के अब्यूसिव बिहेवियर के कारण उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, जिसके बाद वो माजी में हुआनगू को छोड़कर जाने के कारण उससे माफी मांगती है। यहाँ वो ये बात भी एडमिट कर लेती है कि वो उस टाइम लेकवाक की दौलत के लालच में आ गई थी। हुआनगू को गिल्ट और रिग्रेट फील हो रहा था कि जब वो गरीब था तो कितना पावरलेस हुआ करता था, जो कि उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। शाओविंग की परमिशन के बाद हुआनगू वो शाम सिया के साथ बिताता है। इस दौरान काफी ज्यादा ड्रंक होने के कारण वो अपनी दौलत का सीक्रेट उसे बता देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सिया अपने कपड़ों में छुपे कैमरा की हेल्प से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। लेकवाक को भी अब पेंटर और उसकी मैजिकल पावर के बारे में पता चल चुका था। अगली सुबह हुआनगू अपने सामने जेंग को देख के चौंक जाता है। कुछ देर की डिस्कशन के बाद हुआनगू और मेंगफा को एक मुश्किल फैसला करना था कि अगर वो पेंटर पुलिस को दे देंगे तो वो अपना सारा कुछ खो देंगे और उन्हें अपनी पुरानी गरीबी की लाइफ की तरफ लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसे अपने पास रखते हैं तो वो दूसरों की चीजें चोरी करने वाले क्रिमिनल्स कहलाएंगे। इसलिए आखिर में वो उस पेंटर को जेंगनान को सरेंडर कर देते हैं, जो कि उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें इसके लिए किसी भी तरह के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा कानून इस सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होते थे। कुछ देर के बाद हुआनगू उस सेफ के सामने खड़ा था जहां वो पेंटर पड़ा था, लेकिन सेफ खोलते ही उसे जोरदार झटका लगता है क्योंकि पेंटर वहां नहीं था। असल में जब वो नशे की हालत में था तो लेकवाक ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो पेंटर चोरी कर लिया था और सिया के साथ वहां से चला गया था। कुछ टाइम गुजरता है और लेकवाक उस पेंटर को काम पे लगाने में जरा भी देर नहीं लगाता। उसके एम्बिशंस और ज्यादा बड़े थे। सबसे पहले वो एक ग्रैंड आर्ट एग्जीबिशन वाली बिल्डिंग को पेंट करता है, जो कि कई सालों से उसका सपना था। कुछ ही लम्हों में वो बिल्डिंग उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो यही नहीं रुकता और पेंटर से एक महल की तरह का घर बनाता है, जो कि बिल्कुल उसके विजन से मैच हो रहा था। लेकिन ये भी उसके लिए काफी नहीं था। वो अल इयोन को पेंट करता है, जिसने चाइना की तरफ से मिस वर्ल्ड का रिकॉर्ड जीता था। वो उसे अपनी दुनिया में ले आता है ऐसे जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे ही वो उसे अपनी पत्नी बनने का ऑर्डर देता है तो वो उसके चेहरे पर स्लैप करते हुए उसे रिजेक्ट कर देती है। कुछ देर के बाद हुआनगू भी पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो लेकवाक से पेंटर रिट्रीव
करने आए थे, लेकिन लेक्वाक अपनी इस पावर को खोने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ वो स्पेसशिप की फोटो दिखाता है जिससे वो पेंसिल गिरी थी। वो उस फोटो को रेफरेंस के तौर पे यूज करके उसे पेंट करना शुरू कर देता है ताकि वो स्पेसशिप में वहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ स्पेसशिप स्पेस में मंडला रही थी और उसमें 3 एलियंस भी थे जो कि अपने मिशन को डिस्कस कर रहे थे। वो एक्सप्लेन करते हैं कि पेंटर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टूल नहीं है बल्कि गैलेक्सी भर में इस्तेमाल की जाने वाली एक क्लीनिंग डिवाइस थी और अगर वो उसे रिट्रीव नहीं कर पाए तो उन्हें जेल हो सकती थी। समय खत्म हो रहा था इसलिए वो स्पेसशिप लेक्वाक की लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ जाती है जिसे देखकर ग्राउंड पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो तीनों एलियंस बाहर आते हैं और उनका लीडर हुआनगू पे अटैक कर देता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो पेंटर अभी भी उसी के पास है। हुआनगू फौरन से उन्हें बताता है कि वो पेंसिल इस टाइम लेक्वाक के हाथों में है। ये सुनकर उनकी इस लड़ाई का फोकस चेंज हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लेक्वाक और उसके 2 साथी एक टैंक में छुप गए थे जो कि उन्होंने पेंटर को यूज करके बनाया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते एलियंस का लीडर फौरन से उस टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है और लेक्वाक और उसके साथी बाहर आके गिरते हैं, जिसके बाद एलियंस का लीडर लेक्वाक को मारने की धमकी देता है क्योंकि उसने पेंटर को डैमेज कर दिया था जो कि अब एक पेंसिल में बदल चुका था। यहाँ लेक्वाक को बचाने के लिए हुआनगू सामने आता है और ये कन्फेस करता है कि उसी ने ही पेंसिल को शार्प किया था ताकि वो उसे पेंटिंग के लिए यूज कर सके। उसकी इस ईमानदारी को देखते हुए वो एलियंस हैरान हो जाते हैं और उन्हें मजीद मुतमईन करने के लिए हुआनगू उन्हें एक और गुडविल जेस्चर दिखाता है। उसने उन्हें खाना खिलाने का वादा किया उस सूरत में जब वो पेंटर के कारण चोरी हुई चीजों को उनकी असल लोकेशन तक पहुंचा देंगे। हुआनगू की काइंडनेस को देखते हुए एलियन बॉस सोचने पर मजबूर हो जाता है और इंसानों के लिए अपने गुस्से को एक तरफ रखते हुए वो हुआनगू की रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद एलियंस का लीडर पेंटर पर मौजूद रेजर बटन प्रेस करता है और एक एक करके सभी पेंट होने वाले ऑब्जेक्ट्स अपनी असल लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिनमें शाओविंग की आंखें भी शामिल थीं। लेकिन आखिरी आइटम वापस जाने ही वाला था तो एलियन लीडर को कुछ शॉकिंग होने का एहसास होता है क्योंकि इस प्रोसेस में उन्होंने अपनी ही स्पेसशिप को वापस स्पेस में भेज दिया था। अर्थ पे फंस जाने वाले उन एलियंस के पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अपनी गलती को सुधारने के लिए एलियंस अब स्पेसशिप को ढूंढने के लिए अपनी सुपर एबिलिटीज को यूज करते हैं। इसी अफरा तफरी में लेक्वाक और उसके 2 सबऑर्डिनेट खुद को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन उनकी ये ह्यूमिलिएशन कुछ देर के लिए थी क्योंकि ज़ेंगनान उन्हें फौरन ही अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है और उन पर सिया और अलियन की किडनैपिंग का चार्ज लगाता है। दूसरी तरफ शाओविंग जो कि फिर से अंधी हो चुकी थी वो खामोशी से अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेती है। अपनी आंखें खोने के बावजूद वो हुआनगू की सपोर्ट पर उसकी शुक्रगुजार थी जो कि उसका एक लॉयल पार्टनर था और वो जानती थी कि इस सब कुछ के बावजूद उनका बंधन अटूट था। जैसे जैसे धूल जमती गई हुआनगू ने अपने पास से समझौता कर लिया। वो सिया को माफ कर देता है ये समझते हुए कि वो डर के जाल में फंस गई थी। वो जानती थी कि लेक्वाक ने उसके कपड़ों में कैमरा छुपाया है, लेकिन ये बात साफ जाहिर थी कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो उसके शैतानी प्लान से इनकार नहीं कर सकी। मूवी के एंडिंग सीन में हुआनगू और मिंगफा वहीं पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने शुरू किया था, यानी कि वो गरीबी में जीने लगे थे। लेकिन इस बार वो कुछ अलग थे क्योंकि पेंटर के कारण उन्होंने काबिले कदर सबक सीख लिया था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।